सॉर्सरर किंग। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले से। स्पेस में अचानक से एक रिफ्ट खुल गई थी, जिसके बाद काउंटलेस मॉन्स्टर्स उस रिफ्ट से अपीयर हुए। मॉन्स्टर्स के निकलने के साथ लोगों को एबिलिटी मिलने लगी। लोग अवेकंड होने लगे। जो लोग अब अवेकंड थे वो मॉन्स्टर्स को हंट करते थे। अलग अलग तरह के लोग अवेकंड होने लगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या एज है या जेंडर। सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक बॉर्डर के पास से। इस बॉर्डर के पास एक हंटिंग एरिया होता है। यहाँ पर कुछ लोग एक मॉन्स्टर के ऊपर हेवीली शूटिंग कर रहे होते हैं। कुछ मिनट्स की शूटिंग के बाद वो सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। जब वो लोग उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं तो उन्हें उससे देखकर काफी ज्यादा घिन आती है, लेकिन उन लोगों को पता होता है कि उस एरिया में काफी तरह के मॉन्स्टर्स हैं। अब शूटिंग टीम का लीडर अपने सभी टीममेट्स को नेक्स्ट टारगेट को मारने के लिए रीग्रुप एंड रीसप्लाई करने के लिए कहता है। अब क्योंकि इस शूटिंग की वजह से काफी ज्यादा शोर हो चुका था, तो उनका नेक्स्ट टारगेट वहां पर किसी भी टाइम आ सकता था। उस शूटिंग टीम के लीडर के ये चीज कहने के बाद ही अचानक से उन्हें उनके नेक्स्ट टारगेट की आवाज आने लगती है। उनका नेक्स्ट टारगेट उनके काफी ज्यादा करीब था। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि मॉन्स्टर्स को ल्योर करने के लिए एक बेट था, वो कहता है कि वो नेक्स्ट मॉन्स्टर के लिए तैयार है। उसके टीममेट्स उसके इक्विपमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर मॉन्स्टर अट्रैक्शन स्प्रे डालते हैं। अब तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है एंड उससे पूछता है कि क्या उसे बेटिंग रूट याद है, और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसे बेट बनना था। वहाँ पर पहुंचकर वो सोचता है कि वो कितनी बार बेट बन चुका है, लेकिन अभी भी उसको इस चीज की आदत नहीं हुई है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और उसे मॉन्स्टर का ऑरा फील होता है। उसकी आंखें खोलते ही वो अपने सामने एक जायंट राइनोसॉर को देखता है। वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड वो उसके काफी ज्यादा करीब भी होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर राइनो ने उसकी सेंट को स्मेल किया है। अब हमारा मेन कैरेक्टर बेटिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है। वो दौड़ते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे पहुँचना होता है, लेकिन रास्ते में चलते हुए वो गिर जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि उसका अंत अब पास आ चुका है। वो मॉन्स्टर राइनो भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को हिट करने ही वाला होता है, तभी उसके ऊपर कोई एंटी मॉन्स्टर राइफल शूट करता है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट भी खड़ा होता है। वो सोचने लगता है कि इन्हें पहले ही इस चीज को शूट कर देना चाहिए था। वो अपने आप को इकट्ठा करता है एंड वहाँ से भागता है। हालांकि उस मॉन्स्टर पर एंटी मॉन्स्टर राइफल लगी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर बिल्कुल ठीक होता है। उस मॉन्स्टर पर ये एंटी मॉन्स्टर राइफल एक गंजे आदमी ने मारी होती है। ये गंजा आदमी अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को शुक्रिया कहता है। चैनसिक, जो कि उस गंजे आदमी के साथ एक अवेकन प्लेयर होता है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बुली करता है, लेकिन तभी उसका बॉस उसे ये करने से रोक देता है एंड उसे कहता है कि सुंगुन जैसे बेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुंगुन होता है। अब जितने भी अवेकन प्लेयर्स वहाँ पर होते हैं, वो अपने अवेकन पावर्स और स्किल्स की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। उन अवेकन प्लेयर्स का बॉस चैनसिक के अलावा सभी दूसरे अवेकन प्लेयर्स को उनके टारगेट पर अटैक करने के लिए कहता है। वो सभी लोग मिलकर अपने टारगेट को हेवीली डैमेज करते हैं। फाइनल ब्लो के लिए चैनसिक अपने स्वॉर्ड्समैन स्पेशल स्किल लाइटनिंग स्ट्राइक टेक्निक को इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। सोंगुन उसकी स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। बेट बनने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद चैनसिक अपने बॉस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। ये देखकर सोंगुन खुद से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया, ये चीज मुझे कभी नहीं बोली जाएंगी, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं अवेकन नहीं हूँ और नॉर्मल हूँ। सोंगुन ये सब चीजें ग्राउंड पर बैठकर बोल रहा होता है। जैसे ही चैनसिक सोंगुन को ग्राउंड पर बैठा हुआ देखता है तो उसे खड़े होने का ऑर्डर देता है एंड दोबारा से काम करने के लिए कहता है, लेकिन चैनसिक के टीममेट्स उसे कहते हैं कि बेट का काम इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सोंगुन को भी रेस्ट मिलना चाहिए। वो दूसरे वर्कर्स को बेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनसिक ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो सोंगुन की तरफ देखता है एंड उसे कहता है कि वो लकी है। अगर उसके टीममेट ने ये नहीं कहा होता तो वो कब का उसे जॉब से निकाल देता। सुंगुन ये सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता और वो आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता है, इन दिनों पैसे कमाना आसान नहीं है। अब उसी दिन शाम को सुंगुन उन अवेकन प्लेयर्स के बॉस से अपनी पेमेंट को लेने के लिए जाता है। जो उन अवेकन प्लेयर्स का बॉस होता है वो सुंगुन के काम को अप्रिशिएट करता है एंड उसे कहता है कि जो कुछ भी चैनसिक ने कहा उसके बारे में उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुंगुन ये बात सुनकर अपने बॉस से कहता है, कोई बात नहीं। सुंगुन का बॉस उसे कहता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से चैनसिक उससे बात कर रहा था। अब सुंगुन का बॉस उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुंगुन बात को आगे नहीं बढ़ाता और वो अपने बॉस को बाय बोलकर अपनी स्कूटर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए वो चैनसिक और उसके फ्रेंड को देखता है। चैनसिक और उसका दोस्त
सुंगुन का मजाक बनाते हैं क्योंकि सुंगुन एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। इतना ज्यादा बुली होने के बावजूद भी सुंगुन उनसे कुछ नहीं कहता। अब सुंगुन अपने दिमाग में सोचता है कि चैनसिक जैसे लोग भी अवेकन्ड है। चैनसिक जो कि सिर्फ 20 साल का था, वो अवेकनिंग से पहले एक बदमाश और गुंडा था, लेकिन अवेकनिंग के बाद से वो अब खुद का नाम बना रहा है। चैनसिक और उसका दोस्त अभी भी सुंगुन की बेइज्जती करते हैं, लेकिन तब भी सुंगुन उनसे कुछ नहीं कहता। अब सुंगुन अपने रास्ते में चलते हुए अपने ड्रीम की बात करता है। उसका ड्रीम था एक म्यूजिशियन बनना, इसीलिए उसने म्यूजिक को स्टडी किया। सुंगुन एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और इसी वजह से सुंगुन की अब ये हालत थी। सुंगुन को एक दिन के काम करने के 1.5 मिलियन वॉन मिलते हैं और वो महीने में सिर्फ 4 बार काम करता है, वो भी एक रैंडम रिप्लेसेबल एम्प्लॉय के तौर पर। सुंगुन को चिंता होती है कि अगर उसकी कोई हड्डी टूट गई तो वो पूरे महीने काम नहीं कर पाएगा। जो काम सुंगुन करता है वो जरूर दर्दनाक है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सुंगुन ये काम अपनी माँ के लिए करता है। उसकी माँ बेहोश हो रखी है। सुंगुन की मॉम को एक ऐसी डिसीज हुई है जो कि लोगों में तब फैली थी जब रिफ्ट ओपन हुई थी। सुंगुन बात करता है कि कैसे उसके मॉम के उठने के चांस लगभग 0% है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मॉम के लिए उसे अपनी जान को दाव पे लगाकर ये काम करना ही होगा। सुंगुन अब हॉस्पिटल में होता है। वो अपनी मॉम के पास पहुंचता है एंड वहां पर पहुंचकर वो अपनी मॉम को बताता है कि वो वहां पर आ चुका है, लेकिन अब क्योंकि उसकी मॉम तो नहीं उठ सकते हैं, इसलिए सुंगुन सोचता है कि वो पैसों की वजह से तो हार नहीं मानेगा, क्योंकि एक दिन उसे उम्मीद है कि उसकी मॉम जरूर उठेंगे। कुछ दिन बाद डीमिलिटराइज जोन में एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। अभी मॉन्स्टर जोर जोर से चिंगाड़ने लगता है। इस सनी डे के दिन सोंगुन बाहर घूम रहा होता है। सोंगुन को देखकर एक लड़की डर जाती है, इसलिए सोंगुन उस लड़की से माफी मांगता है। सोंगुन बात करता है कि कैसे ऑलरेडी समर आ चुकी है। अब सोंगुन एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर न्यूज को देखता है, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा होता है। वो न्यूज रिपोर्टर बात करता है कि पोर्टल इम्पैक्ट की वजह से नॉर्थ कोरिया पिछले 10 साल से एग्जिस्ट ही नहीं करता आया है। वहाँ पर रहना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब सिर्फ वहाँ पर मॉन्स्टर्स ही बचे हैं, इसलिए अब वो उसे अपनी कंट्री का पार्ट नहीं कह सकते। सोंगुन न्यूज की तरफ देखता है एंड वो दोबारा से अपनी स्कूटर पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। सोंगुन स्कूटर चलाते हुए सोचता है कि वो इस महीने हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करेगा। हर महीने सोंगुन 6 मिलियन वॉन कमाता है। इस 6 मिलियन वॉन में 4 मिलियन वॉन हॉस्पिटल का बिल और उसके लाइफस्टाइल के खर्चे में निकल जाता है। हर महीने सोंगुन सिर्फ 2 मिलियन वॉन बचाता है और इस रेट पर वो कभी भी अपनी मॉम को नहीं बचा पाएगा। सोंगुन कहता है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब सोंगुन अपने दांत किटकिटाने लगता है। वो हाईवे पे अपने स्कूटर को चला रहा होता है। अब सोंगुन एक जगह पर रुकता है। वहाँ पर रुककर वो पानी पीता है। सोंगुन अपने सामने काफी ज्यादा अवेकन लोगों को देखता है। उन लोगों को देखकर वो कहता है, यहाँ पर काफी ज्यादा अवेकन लोग हैं। ये अवेकन लोग सच में हर जगह हैं। सोंगुन हंटिंग एरिया के पास होता है और इसी वजह से यहाँ पर इतने ज्यादा अवेकन लोग भी होते हैं। हंटिंग एरिया के पास ज्यादातर ऑर्डिनरी सिटीजन्स नहीं रहते। सोंगुन की कंट्री में लगभग 50,000 अवेकन लोग हैं, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर्स के बॉडी पार्ट काफी महंगे बिकते हैं, इसीलिए ये अवेकन प्लेयर्स ज्यादातर समय मॉन्स्टर्स को मारने में निकालते हैं। अब सोंगुन अपने ड्रीम के बारे में सोचता है। वो खुद से कहता है, मैंने 1 साल से बिल्कुल भी म्यूजिक को परफॉर्म नहीं किया है। सोंगुन ये सोचकर डिप्रेस हो रहा होता है, लेकिन तभी वो खुद को संभालता है। वो कहता है, नहीं, अभी के लिए मुझे रियलिटी पर फोकस करना होगा। इन डिप्रेसिंग थॉट से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट मैं अभी पैसे कमा पा रहा हूँ। हालांकि मेरी जान जो है वो जोखिम पर है। इन पैसों को मैं अपनी माँ की लाइफ के लिए कमा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। सोंगुन ये सोचकर खुद को मोटिवेट कर लेता है एंड दोबारा से अपने हेलमेट को पहनकर दूसरी जगह निकलने के लिए रवाना होता है। तभी वो देखता है कि उसके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब सोंगुन अपने पास ही में एक पेट्रोल पंप पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो फ्यूल भरवाता है। सोंगुन बात करता है कि कैसे आजकल के बच्चे काफी ज्यादा ब्रेव और फियरलेस हैं। सोंगुन का पेट्रोल एक लड़की भर रही होती है। सोंगुन उस लड़की को देखकर कहता है, ये एरिया जो है वो मॉन्स्टर हंटिंग जोन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर काम कर रही है। कुछ टाइम सोचने के बाद सोंगुन कहता है, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसे यहाँ पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। और वो लड़की सोंगुन को बिल देती है। सोंगुन बिल पे करता है एंड वहाँ से चला जाता है। सोंगुन जाते हुए उस लड़की की बात करता है। वो लड़की काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है और इस तरह की एनर्जी सोंगुन ने काफी समय से नहीं देखी थी। सोंगुन खुद से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं दोबारा से अपने अंदर इस फीलिंग को देख पाऊँ, लेकिन शायद ये नामुमकिन है क्योंकि अब मेरा गोल जो है वो 10 बिलियन वॉन को सेव करना है। मेरी मॉम की डिसीज को ठीक करने के लिए मुझे 10 बिलियन वॉन चाहिए। अब सोंगुन एक रैंक ए मॉन्स्टर मैनड्रैगोरा की बात करता है। ये मॉन्स्टर एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर होता है और इस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके सभी बॉडी पार्ट्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन इसके सर पर जो फूल लगा होता है वो सबसे ज्यादा कीमती होता है क्योंकि ये हर तरह के बीमारी को ठीक कर सकता है।
और वो फ्लावर ही सिर्फ सोंगुन की मॉम की बीमारी को ठीक कर सकता है। अब क्योंकि इतनी ज्यादा रेयर मेडिसिन है इसीलिए इसकी कीमत 10 बिलियन है। अब जब सोंगुन इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसको आवाज आती है। वो आसमान की तरफ देखता है एंड कहता है आखिर किस तरह की साउंड है। सोंगुन आसमान में देखता है, आसमान में एक बहुत बड़ा टैंक उड़कर सोंगुन की तरफ ही गिर रहा होता है। ये देखकर सोंगुन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने स्कूटर पर एक्सीलेटर देता है एंड वहां से जाने लगता है। सोंगुन खुद से कहता है आखिर स्काई से कैसे गिर रहा है। अब वो टैंक जाकर उस पेट्रोल पंप पर गिरता है जिसकी वजह से वो पूरा पेट्रोल पंप फट जाता है। इस धमाके की वजह से सोंगुन भी उड़ने लगता है। सोंगुन अपनी हालत को देखता है, वो आसमान में होता है। अब सोंगुन नीचे जमीन पर गिरता है। नीचे गिरते हुए वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है। सोंगुन की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। सोंगुन के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। सोंगुन खुद से कहता है ये क्या है, क्या मैं चीजें देख रहा हूँ। सोंगुन के सामने जो मॉन्स्टर होता है वो हंस रहा होता है। वो मॉन्स्टर कहता है ये कितना अमेजिंग लेकिन एंटरटेनिंग है। एक ह्यूमन जो है वो मेरे लेवल तक पहुंच चुका है। सोंगुन उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन रुको, मुझे इस मॉन्स्टर का नाम पता है। वो मॉन्स्टर ब्लैक ड्रैगन अकालुमैन है। सभी ड्रैगन्स के बीच में ब्लैक ड्रैगन अकालुमैन एक ऐसा बेमिसाल जीव है जिसने की डेमीगॉड्स के ऊपर भी अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव किया है। वो ब्लैक ड्रैगन एक वॉरियर से बात कर रहा होता है। वो ब्लैक ड्रैगन कहता है मॉर्टल्स की सुपीरियरिटी जो है वो सभी बीइंग्स के लिए अलाउड है, लेकिन एक इंसान का मुझे इस हद तक चोट पहुंचाना, दुनिया में सच में क्या क्या भरा है, ये सच में कितना एंटरटेनिंग है। डैमेज की बात सुनकर सोंगुन हैरान हो जाता है। वो कहता है इतने बड़े ड्रैगन को कोई डैमेज पहुंचा पाया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। अब तभी सोंगुन को एक दूसरे वॉरियर की आवाज आती है। वो वॉरियर कहता है बिना किसी शक के ये सच में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। वो वॉरियर अकालुमैन को कुकू कहता है। उस वॉरियर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो ब्लैक ड्रैगन से कहता है कुकू अब हमें और ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये थोड़ा निराश कर देने वाला है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उस वॉरियर को देखकर सुंगुन को लगता है कि पहले भी उसने उस वॉरियर को देखा है, लेकिन वो उसे नहीं जानता। अकालुमैन उस वॉरियर से कहता है ये बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात है, मैं हमेशा हमेशा के लिए एंटरटेन होना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। सबसे सुपीरियर होने के बावजूद भी तुम मौत को रोक नहीं सकते। ये सुनकर वो वॉरियर कहते हैं हालांकि अकालुमान अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। ये सुनकर अकालुमैन कहते हैं वो रीइंकार्नेशन मैजिक जो कि तुमने इन्वेंट किया था, हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतने बुरे समय से निकाल पाएगा। अब वो वॉरियर मरते हुए कहता है तुम्हें जब तक जिंदा रहना है तुम रहो, एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। ये सुनकर अकालुमैन उसे कहता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। सोंगुन रीइंकार्नेशन मैजिक की बात सुनता है एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। अकालुमैन अब अपने एक हमले को प्रिपेयर करने लगता है। हमला प्रिपेयर करते हुए वो उस वॉरियर का नाम लेता है। उस वॉरियर का नाम कुराटोरॉस होता है और वो एक ग्रेट सॉर्सरर होता है। अब अकालुमैन कुराटोरॉस पर अपने हमले को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद कुराटोरॉस की मौत हो जाती है। सुंगुन अभी भी इस चीज को देखता है एंड वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर ये क्या चीजें चल रही हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सुंगुन को अभी भी समझ में नहीं आता। वो खुद से कहता है मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं मर चुका हूँ। सुंगुन का सर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब उसकी आंखें खुलती हैं एंड उसके सामने वो काफी ज्यादा फ्लेम्स को देखता है। अब सुंगुन अपने हाथ को देखता है जिससे खून निकल रहा होता है। सुंगुन अभी भी जिंदा होता है। वो खुद से कहता है आज पक्का मैं अपनी जान को खो देता। इतनी सब परेशानी के बाद मैं आखिरकार रीइंकार्नेट हो चुका हूँ और अब देखो मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। सोंगुन ये सब इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि अब उठने के बाद उसे अपने पास्ट लाइफ की सभी मेमोरीज याद आ चुकी होती हैं। सोंगुन बताता है कि कैसे वो एंशिएंट ड्रैगन अकालुमान के साथ फाइट करते हुए मारा गया। अकालुमैन एंड कुराटोरॉस यानी कि सुंगुन की पिछली लाइफ वाला नाम, इन दोनों की एक बहुत भयानक फाइट होती है और फाइट में कुराटोरॉस मारा जाता है। सुंगुन के साथ जो अभी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से उसके पास्ट की सभी मेमोरीज आ जाती हैं। सुंगुन खुद से कहता है ये सोचना कि ग्रेट सॉर्सरर कुराटोरॉस मेरी पिछली लाइफ थी, ये सोचना थोड़ा अजीब है क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज और करंट लाइफ की मेमोरीज जो हैं वो अब मिक्स हो चुकी हैं। सुंगुन अपने आसपास देखता है, सब जगह तबाही मच चुकी होती है। सुंगुन अपने हाथ पैर हिलाता है एंड चेक करता है कि उसकी हड्डी तो नहीं टूटी। लकीली सुंगुन को ज्यादा चोटें नहीं लगी होती, हालांकि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है, लेकिन उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी होती। सुंगुन खुद से कहता है मैंने रीइंकार्नेशन लाइफ को इस्तेमाल किया नई लाइफ को पाने के लिए, लेकिन ये सोचना मैं अपनी लाइफ को इतने ज्यादा घटिया तरीके से जी रहा था ये मुझे थोड़ा उदास करता है। अब सुंगुन खड़ा उठता है एंड खड़ा उठकर वो पहले अपने माना को फ्लो करने का ट्राई करता है। सुंगुन अपने माना को फ्लो करने का ट्राई करता है एंड वो लकी होता है क्योंकि उसका माना सक्सेसफुली फ्लो कर पा रहा होता है। सुंगुन ये देखकर खुश होता है। अब अचानक से सुंगुन की बॉडी चमकने लगती है।
सुंगुन की बॉडी आकाशीय सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती है। सुंगुन ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होने लगती है एंड फाइनली सुंगुन भी अवेकन कर जाता है। सुंगुन ये देख हैरान एंड कंफ्यूज्ड होता है। 10 साल पहले जब पोर्टल्स फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे तो पोर्टल के अंदर एक बीइंग था जिसने कि खुद को आकाशा का डायरेक्टर बताया और वो इंसानियत के साथ बातें करने लगा। आकाशा डायरेक्टर जो है वो रैंडमली लोगों को अवेकन करने के लिए चूज करता था। एक्सपीरियंस मिलने पर लोग लेवल अप करते हैं एंड वो स्किल्स को यूज कर सकते हैं। सुंगुन कहता है ये सोचना कि एबिलिटी मुझ पर भी अप्लाई हुई थी, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरी सोल और फिजिकल बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटीज हैं। ये बीइंग जो कि खुद को आकाशा डायरेक्टर बताता है वो ओरिजिनली अर्थ से नहीं है। अब सुंगुन अपने स्टेटस विंडो को देखता है। उसकी स्टेटस विंडो में वो अपने माना को चेक करता है। उसका माना थोड़ा इंक्रीज हो चुका होता है। सुंगुन अपने माना को इंक्रीज हुआ देखकर कहता है क्या जो चीज मैंने अभी की ये उसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? मैं अभी ही अवेकन क्या हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं है। सुंगुन को पता चलता है कि वो अभी एक इरेगुलर है, लेकिन अभी के लिए उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सुंगुन माना को इकट्ठा करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा। सुंगुन फोकस करता है एंड धीरे धीरे करके वो माना को इकट्ठा करता है। कुछ टाइम बाद वो माना को इकट्ठा कर देता है। माना को इकट्ठा करने की वजह से उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है जो कि मैजिक होती है। सुंगुन ये देखकर कहता है जैसे कि मैंने गॉड की एबिलिटी से एक्सपेक्ट किया था, इसने मेरे स्टेटस को जल्दी से ही एनालाइज कर लिया। अब सुंगुन अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। उसके स्टेटस विंडो पर उसे बताया जाता है कि उसे एक न्यू जॉब मिल चुकी है और वो न्यू जॉब है अप्रेंटिस मैजिशियन की। सुंगुन ये देख थोड़ा हैरान होता है। सुंगुन खुद से कहता है लगता है कि इसे अभी भी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मेरे स्टेटस विंडो के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज हैं। मुझे नहीं पता कि ये गॉड की एबिलिटी है या फिर गॉडली एबिलिटी। अब सुंगुन अपने जॉब विंडो पर हाथ मारता है एंड कहता है चलो अब थोड़ा और माना इकट्ठा किया जाए। अभी के लिए माना को कंट्रोल करना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम बाद सुंगुन देखता है कि उसका माना स्टेटस जो है वो 0.01% से परमानेंटली इंक्रीज हो चुका है। ये देखकर सुंगुन खुश होता है एंड वो कहता है बहुत बढ़िया, रिजल्ट्स जो है वो अभी के अभी आ गए। अब सुंगुन अपने आसपास देखता है। उसके आसपास चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें होती हैं। वो पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। सुंगुन तबाही के उस मंजर को देखकर कहता है ये तो बुरा है। सुंगुन के आसपास काफी ज्यादा टैंक्स होते हैं। अब सुंगुन को समझ में आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। सुंगुन कहता है क्या लाइन टूट चुकी है? फाइनल डिफेंस लाइन जो मिलिट्री डिफेंस लाइन है उसे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने पास्ट में सीज फायर एग्रीमेंट के साथ बनाया था, लेकिन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से 10 साल पहले नॉर्थ कोरिया तबाह हो चुका था, इसीलिए उसे अब फाइनल डिफेंस लाइन कहते थे। इस टाइम पर अवेकन प्लेयर्स की कंबाइंड फोर्सेस और मिलिट्री जो हैं वो नॉर्थ से आने वाले मॉन्स्टर्स को संभालते हैं। वो उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स जो हैं उन्हें फिजिकल फोर्सेस से ज्यादा कुछ नहीं होता, इसीलिए हमेशा से बॉर्डर लाइन पर काफी अमाउंट्स में वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स हैं। सुंगुन आसमान से गिरे हुए सोल्जर्स को देखता है। वो कहता है लेकिन अब जो डिफेंडर्स हैं वो आसमान से नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनल डिफेंस लाइन है वो टूट चुकी है। अब सुंगुन उसी पेट्रोल पंप वाली लड़की के पास जाता है। सुंगुन बात करता है कि शायद अब वो मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है जो कि डिफेंस को तोड़ सकता है। सुंगुन उस पेट्रोल पंप वाली लड़की की आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी होती है। सुंगुन फाइट करने के बारे में भी नहीं सोच सकता था क्योंकि ये चीज उसके लिए अभी के लिए नामुमकिन थी। सुंगुन बात करता है कि ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ के डेड लोगों को भी जिंदा कर पाए और इसीलिए सुंगुन अभी के लिए यहाँ से जाने के बारे में सोचता है। अब तभी सुंगुन आगे देखता है। आगे एक बक्सा पड़ा होता है जिसके अंदर रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें कि सुंगुन कोर कहता है। सुंगुन इस बक्से के पास जाता है एंड उन्हें उठाता है। ये कोर जो थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिक सकती थी, इसलिए सुंगुन उन्हें उठा लेता है। कुछ टाइम बाद सुंगुन को पता लगता है कि शायद ये कोर का बॉक्स यहाँ पर इसलिए पड़ा होगा क्योंकि कोर के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान धमाका हुआ होगा जिसकी वजह से ये उड़ के यहाँ पर आ गए होंगे। अब सुंगुन उन कोर को ध्यान से देखता है एंड कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में इन्हें मैजिक स्टोन कहा जाता था। कोर जो है वो माना का एक सोर्स है जो कि पत्थर की तरह सख्त है। सुंगुन के लिए ये काफी बड़ी चीज होती है क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा माना नहीं होता, इसीलिए उसके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इन कोर की प्योरिटी जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है। सुंगुन सभी कोर को अपने पास रख लेता है एंड कहता है कि इस चीज का मैं अच्छा फायदा उठा पाऊंगा। मैं काफी लकी हूँ, मुझे 32 कोर्स मिले हैं। जितने भी कोर्स सुंगुन को मिले होते हैं उनकी कीमत 10 मिलियन वॉन होती है। अब सुंगुन अपने स्कूटर को ढूंढता है। हालांकि जब वो अपने स्कूटर के पास पहुंचता है तो उसका स्कूटर जो होता है वो मर चुका होता है, मतलब वो इस एक्सप्लोजन को सहन नहीं कर पाता एंड वो टूटा होता है।
सुंगुन अपने स्कूटर की खराब हालत को देखकर उसे ठीक करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल चाहिए होता है। हालांकि सुंगुन को लगता है कि स्कूटर के ऊपर मैजिक यूज करना थोड़ा वेस्टफुल है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं होते, इसीलिए उसे मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड वो अपने स्कूटर को कुछ ही टाइम में ठीक कर लेता है। अपने स्कूटर को ठीक करने के बाद सुंगुन कहता है कि ये बिल्कुल सोने को पीतल बना देने जैसा है। अब सुंगुन अपने स्कूटर पर मैजिक सर्कल टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसके स्टेटस विंडो पर भी उसे मैजिक सर्कल स्किल एक्वायर्ड करके आता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपने स्कूटर को ठीक कर लेता है। इस चीज को करने की वजह से सुंगुन अब मैजिक सीख चुका था। सुंगुन के पास अब सर्कल रेसिपी रिस्टोरेशन करके एक एबिलिटी आ जाती है। इसके बाद सुंगुन के पास माना यूसेज स्किल भी आ जाती है। अपने स्कूटर को ठीक देखकर सुंगुन कहता है बहुत बढ़िया। अब सुंगुन अपने स्कूटर के पास जाता है एंड उसे देखने लगता है। अब सुंगुन अपने स्किल्स की तरफ देखता है, जो कि उसे नई नई मिली होती हैं। सुंगुन को 3 नई स्किल्स मिली होती हैं। अब मैजिक के अलावा सुंगुन मैजिक सर्कल, रिस्टोरेशन और माना यूसेज स्किल को भी इस्तेमाल कर सकता था। अपने सिस्टम में इन एबिलिटीज को देखकर सुंगुन कहता है मुझे पता है कि ये सिस्टम जो है वो हमारी दुनिया को गेम्स की दुनिया की तरह बना रहा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये हर तरीके के मैजिक को एक स्किल की तरह रजिस्टर करेगा। इन स्किल्स को मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो आकाशा डायरेक्टर है वो मुझे इन स्किल्स को एक्टिवेट करने की एनर्जी दे रहा है। अब सुंगुन अपने स्टेटस बार की तरफ देखता है एंड कहता है इसका मतलब मैं हर तरह के मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना अपनी चिंता किए हुए। अब अचानक से जिस जगह पर सुंगुन होता है वो जगह जोर जोर से हिलने लगती है। सुंगुन अपने पास में देखता है, उसके पास में कुछ अवेकन्ड वॉरियर्स होते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। उन वॉरियर्स के पास में एक धमाका होता है। सुंगुन को उस धमाके के बारे में वक्त से पता चल जाता है एंड वो खुद को बचा लेता है। सुंगुन अपने सामने देखता है, उसके सामने एक वॉरियर के ऊपर बहुत भारी दीवार गिरी होती है। सुंगुन के इस वॉरियर के फिजिकल इनहेंसमेंट एबिलिटी से पता चलता है कि वो वॉरियर एक टैंक है। अब सुंगुन अपने आसपास देखता है एंड उसे पता चलता है कि अभी भी जो अवेकन लोग हैं वो जिंदा हैं एंड वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सुंगुन उन अवेकन लोगों को देखकर कहता है अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर हैं तो इसका मतलब मुझे अभी भागने की जरूरत नहीं है। अब सुंगुन अपने आसपास देखने लगता है एंड कहता है नहीं, अगर फाइनल डिफेंस लाइन टूटी है तो इसका मतलब ये है कि अवेकन लोग भी उसे नहीं रोक सकते हैं। अब सुंगुन अपने स्कूटर पर बैठता है एंड कहता है लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अब सुंगुन आसमान की तरफ देखता है। आसमान में सुंगुन को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। सुंगुन उस मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर जमीन पर उतरता है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा पत्थर उड़कर सुंगुन की तरफ आने लगते हैं, लेकिन सही समय पर सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपने लिए एक शील्ड को क्रिएट करता है। उस शील्ड की वजह से सुंगुन बच जाता है। सुंगुन को एक नई स्किल शील्ड मिल जाती है। सुंगुन के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं के हटने के बाद सुंगुन उसी मॉन्स्टर को देखता है। वो मॉन्स्टर एक ऑर्ग होता है। जो अवेकन लोग उससे लड़ रहे होते हैं वो फॉर्मेशन बनाकर उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। सुंगुन उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है एंड कहता है क्या ये एक ऑर्ग है? नहीं, ये म्यूटेटेड है। अब वो मॉन्स्टर जो कि उन अवेकन प्लेयर्स के सामने खड़ा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सुंगुन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा विशाल होता है। अब वो मॉन्स्टर उन अवेकन प्लेयर्स पर हमला करने लगता है। सुंगुन उसे उन पर हमला करता हुआ देखकर कहता है अभी के लिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब सुंगुन वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो आवाज मदद की होती है। सुंगुन उस आवाज को सुनकर रुक जाता है एंड कहता है क्या मैंने गलत सुना? ये तो मदद की पुकार थी। अब सुंगुन पीछे देखता है। पीछे वही पेट्रोल पंप वाली लड़की होती है जिसने कि सुंगुन का पेट्रोल भरा होता है। सुंगुन उस लड़की को देखता है। उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके ऊपर चारों तरफ से दीवारें गिरी होती हैं। सुंगुन उस लड़की को इतनी खराब हालत में देखता है एंड चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अभी भी वो अवेकन प्लेयर्स उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उन अवेकन प्लेयर्स को इतना अच्छा लड़ता हुआ देखकर सुंगुन उनकी थोड़ी तारीफ करता है। अब सुंगुन कुछ सोचने लगता है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि क्या उसे उस पार्ट टाइम पेट्रोल पंप वाली लड़की की मदद करनी चाहिए या नहीं। अब सुंगुन अंत में डिसाइड करता है कि वो उस लड़की की मदद करेगा, इसलिए वो उस लड़की के पास जाने लगता है। उस पेट्रोल पंप वाली लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो अपने सामने सुंगुन को देखती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। वो उन चीजों को भी नहीं समझ पाती जो कि सुंगुन उसके पास आके बोल रहा होता है। सुंगुन उस लड़की की हालत को देखता है एंड उसे पता चलता है कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है। उसके ऊपर दीवार गिरने से उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है। सुंगुन उस लड़की को बचाने के लिए उन दीवारों के अंदर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके लिए उतनी जगह नहीं होती। इसीलिए सुंगुन अब उन दीवारों को उठाने के बारे में सोचता है।
अब क्योंकि सुंगुन बिना अपनी चिंता किए हुए कितने भी अमाउंट ऑफ मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था, इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के बारे में सोचता है। सुंगुन अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है, जिसकी वजह से उसे पावर वाली स्किल मिल जाती है। अब सुंगुन दोबारा से अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड जो पत्थर एंड वॉल उस लड़की के ऊपर गिरी होती है उनका वेट कम कर देता है। इस चीज को करने की वजह से उसे लाइट वेट स्किल मिल जाती है। सुंगुन अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो आसानी से उस लड़की के ऊपर से उन दीवारों को उठा के दूर फेंक देता है। उस लड़की की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। उन वॉल्स को दूर फेंकने के बाद सुंगुन के अंदर जोश आ जाता है। अब सुंगुन उस लड़की को देखता है। उस लड़की की हालत काफी ज्यादा नाजुक होती है। सुंगुन कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब सुंगुन उस लड़की की चोटों को ठीक करने के लिए दोबारा से अपनी मैजिक को इस्तेमाल करता है एंड उस लड़की को हील करने लगता है। इस चीज की वजह से उसे हीलिंग स्किल मिल जाती है। लकीली वो लड़की अभी भी सांस ले रही होती है एंड उसकी ब्रीथिंग भी स्टेबल होती है। अब सुंगुन उस लड़की को उठाता है। लो लेवल मैजिक होने की वजह से सुंगुन उस लड़की को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता, लेकिन वो जितना कर सकता था वो उस लड़की को उतना ठीक कर देता है। अब सुंगुन उन अवेकन लोगों की तरफ देखने के बारे में सोचता है, क्योंकि अभी भी उनकी फाइट चल रही होती है। सुंगुन सिचुएशन को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी उसके सामने एक चीज आके गिरती है जो कि बहुत बड़ा धमाका करती है। सुंगुन सही समय पर वहां से निकल जाता है एंड उस लड़की को और खुद को बचा लेता है। यह हादसा बहुत ज्यादा करीबी का था। अगर सुंगुन ने कुछ देरी की होती तो वो पक्का मारा जाता। सुंगुन बात करता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो कि आसमान से आकर उनके पास गिरी। धुएं के बीच में सुंगुन एक लड़की को देखता है जो कि खांस रही होती है। सुंगुन उस लड़की की तरफ देखता है एंड कहता है ये तो एक लड़की है। उस लड़की की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो लड़की भी एक अवेकन प्लेयर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काफी ज्यादा गहरी चोटें आई होती हैं। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो जमीन पर लेटी होती है। सोंगुन उस लड़की को देखकर पहचान जाता है। उस लड़की का नाम सुंग येरिम होता है। सुंग येरिम नेशन में वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल अवेकन्ड लोगों में से होती है। वो अपने स्किल्स, फिजिकल इनहेंसमेंट और फ्लेम मैजिक के लिए जानी जाती है। उसका जॉब टाइटल फ्लेम लॉर्ड है और वो एक सेलिब्रिटी की तरह भी काम कर रही है। अब सोंगुन येरिम की चोट को देखता है। येरिम को काफी ज्यादा गहरी चोट लगी होती है। येरिम की चोट को देखकर सोंगुन कहता है वो चोट जो है वो एक अवेकन प्लेयर के लिए भी काफी ज्यादा गहरी है। अब सोंगुन दोबारा से सोचने लगता है। वो खुद से कहता है अब क्योंकि येरिम भी जिंदा है तो क्या मुझे उसकी भी मदद करनी चाहिए। अब सोंगुन सोचता है अगर संग येरिम उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगी तो बिना येरिम के वो मॉन्स्टर जो है वो और ज्यादा तबाही करेगा। ये सोचकर सुंगुन को और ज्यादा चिंता होने लगती है। वो कहता है अगर मैं चीजों को वैसे होने दूंगा तो मुझे बाद में थोड़ा पछतावा होगा, इसलिए मुझे उसकी अभी मदद करनी होगी। अब सुंगुन कोर को बाहर निकालता है एंड दोबारा से अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है। सुंगुन अपने मैजिक को इस्तेमाल करके येरिम को हील करने लगता है। अब सुंगुन के सिस्टम में उसे एक नोटिफिकेशन आती है। इस नोटिफिकेशन में सुंगुन को बताया जाता है कि उसने बिना सिस्टम के हेल्प के हील स्किल को इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि सुंगुन की हीलिंग स्किल जो है उसकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और अब सुंगुन की हीलिंग स्किल का लेवल 1 से इंक्रीज हो चुका है। सुंगुन अभी भी येरिम को हील करता है एंड वो उसे हील करते हुए कहता है क्या मुझे मैजिक को छोड़कर अपने सिस्टम की मदद से येरिम को हील करना चाहिए। अब सुंगुन अपने सिस्टम की हीलिंग स्किल की मदद से येरिम को हील करने लगता है और सिस्टम की हीलिंग की स्किल की वजह से येरिम ज्यादा जल्दी हील होने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए माना का ठीक से रीअरेंज करना जरूरी होता है और इस चीज में टाइम लगता है। लेकिन सिस्टम की स्किल जो है वो तभी एक्टिवेट हो जाती है जब उसका यूजर कमांड दे। सुंगुन को ये चीज काफी ज्यादा फायदेमंद लगती है। वो कुछ समय तक येरिम को हील करता है। कुछ टाइम बाद सुंगुन को पता चलता है कि येरिम के पास सेल्फ हीलिंग या फिर सेल्फ रीजनरेटिंग वाली एबिलिटी है, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा करके खुद को हील कर रही है। सुंगुन कुछ और समय तक येरिम को हील करता है एंड येरिम को हील करने के बाद वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि सिस्टम की स्किल्स जो हैं वो ज्यादा यूजफुल होंगी। हालांकि येरिम के पास भी सेल्फ रीजनरेशन वाली स्किल है। सुंगुन येरिम की तरफ देख रहा होता है। उसे येरिम काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। लेकिन अचानक से येरिम की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलकर येरिम सोंगुन से सिचुएशन के बारे में पूछती है। सोंगुन येरिम को देखकर घबरा जाता है एंड वो उसे कहता है तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा तुम एक सेलिब्रिटी हो, लेकिन तुम एक मिलिट्री ड्रिल सर्जेंट की तरह बातें क्यों कर रही हो। सोंगुन को ध्यान से देखने पर येरिम उससे कहती है आखिर तुम कौन हो। अब येरिम अपने हाथ की तरफ देखती है एंड वो शर्माने लगती है। येरिम की इस हरकत से सोंगुन को येरिम प्रीटी की जगह क्यूट दिखती है एंड वो उसे कहता है जो आर्ग है वो अभी भी हमारे पीछे लड़ रहा है। मैंने तुम्हें देखा था, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड थी, इसीलिए मैं तुम्हें हील कर रहा था। मेरी एबिलिटी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं हीलिंग एबिलिटी के साथ अवेकन्ड हूँ। येरिम सोंगुन की बात सुनकर उसे कहती है
ठीक है, उसका अटैक जो था उसने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया था। येरिम अपने फटे हुए कपड़े को देखती है एंड अब खड़ी होकर सोंगुन को शुक्रिया कहती है। येरिम सोंगुन को बताती है कि इस मदद के बदले वो उसे कंपनसेशन दे देगी। येरिम सोंगुन को उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहती है और उसे ये भी कहती है तुमने मुझे कहा कि तुम लो लेवल हो, तुम्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि एनिमी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सोंगुन येरिम की बात सुनता है। येरिम अब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रही होती है। जाते हुए सोंगुन येरिम से कहता है ओह हाँ। अब येरिम अपने फ्लेम एबिलिटी को यूज करके वहाँ से चली जाती है। सोंगुन उसकी एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। येरिम की ये एबिलिटी एक हाई लेवल अवेकनिंग एबिलिटी होती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। अब सोंगुन उस पेट्रोल पंप वाली लड़की को उठाता है एंड कहता है मुझे अपनी पीठ की चिंता करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना। अब सोंगुन पीछे मुड़ता है एंड उन अवेकन प्लेयर से कहता है जब तक मैं अपनी ओरिजिनल पावर को रिस्टोर नहीं कर लेता तब तक तुम डिफेंड करने में अपना बेस्ट दो। वो अवेकन लोग अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी अभी हार नहीं मानता एंड वो उनसे फाइट कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद सोंगुन उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आता है। उस लड़की की आंखें खुलती हैं एंड ठीक होकर वो लड़की सोंगुन को शुक्रिया कहती है। सोंगुन उस लड़की से कहता है मैं बस सही चीज कर रहा था, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़की सोंगुन से कहती है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुमने मेरी जान बचाई है। सोंगुन कहता है लेकिन तब भी अच्छी बात यह है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उस लड़की का नाम यूनहे होता है। यूनहे के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। यूनहे की इस खराब हालत को देखकर उसके मॉम काफी ज्यादा रोते हैं। यूनहे के पेरेंट्स उसके पास आते हैं, उसे गले लगाते हैं एंड उसे कहते हैं कि उन्होंने तो पहले ही उसे उस डेंजरस प्लेस पर काम करने से मना किया था। सोंगुन माँ बाप के इस प्यार को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो एक स्माइल करता है। इस स्माइल के साथ सोंगुन हॉस्पिटल के उस रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर सोंगुन न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि लगभग उस ऑर्क का लेवल 80 है और अभी तक वो ऑर्क नहीं मारा गया है। और वो न्यूज रिपोर्टर सभी को लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता है। सिचुएशन अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। येरिम और दूसरे अवेकन प्लेयर्स अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। सभी लोगों को बताया जाता है कि ये फाइट फाइनल डिफेंस लाइन के पास में गैस स्टेशन में हो रही है। सोंगुन उस न्यूज में येरिम को देखता है एंड उसे येरिम की थोड़ी चिंता होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालता है एंड कहता है अभी के लिए मुझे पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। सोंगुन वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सोंगुन कहता है एक बार अगर मैं अपनी मदर की डिसीज को ठीक कर लूं और अपनी ओरिजिनल पावर को रिकवर कर लूं तब मेरी नई शुरुआत जो है वो शुरू होगी। अब उसी दिन सोंगुन अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उसके मॉम अभी भी बेहोश होते हैं। वो अपनी मॉम को देखकर थोड़ा सैड होता है। सोंगुन अपनी मॉम के हाथ को पकड़ता है एंड कहता है मुझे पता था ये माना डिसऑर्डर सिंड्रोम है। सोंगुन अपने बचे हुए कोड्स को निकालता है एंड कहता है ये सिंड्रोम तब होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा माना के अमाउंट के सामने एक्सपोज हो जाता है। फिजिकल बॉडी जो है वो माना के इतने बड़े एक्सपोजर को हैंडल नहीं कर सकती और इसीलिए होस्ट जो होता है वो बेहोश हो जाता है। इस बीमारी को ठीक करना काफी ज्यादा आसान है। मुझे सिंपली उनकी बॉडी को माना को अडेप्ट करने लायक बनाना है। हालांकि ये प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। जो मैन ड्रैगोरा मॉन्स्टर है उससे ये चीज जरूर जल्दी ठीक हो सकती है, लेकिन इस चीज को करने के कुछ और तरीके हैं। इस बीमारी को जल्दी से ठीक करने का एक इजीएस्ट मेथड ये है कि एक हाई लेवल मैजिशियन विक्टिम की बॉडी से उस एक्सेस माना को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल ले। लेकिन मेरे करंट लेवल के हिसाब से माना एब्जॉर्प्शन मैजिक जो है वो नामुमकिन है। सोंगुन इस बात को सोचकर रोने लगता है एंड कहता है मुझे इस चीज को करने के लिए लगभग 3rd टियर मेज होना चाहिए। अब सोंगुन खुद को संभालता है एंड अपने मॉम के हाथ को ऊपर उठाकर कहता है मैं आपको जल्दी जरूर उठाऊंगा और ये चीज मैं इसी हफ्ते करूंगा, आप बस मेरा इंतजार करिए, मैं आपको जरूर। में हमने देखा सुंगुन अपनी मॉम से मिलने के बाद अपने अपार्टमेंट में जाता है। अपने अपार्टमेंट में सुंगुन उन कोर्स को देखता है। सुंगुन उन कोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका माना स्टैट 0.1% से इंक्रीज हो रहा होता है। एक कोर को एक्सट्रैक्ट करने से सुंगुन का माना स्टैट 0.3% से इंक्रीज होता है। सुंगुन इस चीज को देखकर कहता है मुझे पता था कि ये काम करता है, मैं लो ग्रेड माना कोर से माना को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज मैं सिर्फ 3 बार ही कर सकता हूँ और उसके बाद वो माना कोर टूट जाएगा। मतलब ये होता है कि पर कोर मेरे माना को 0.3% से इंक्रीज करेगा। सुंगुन एक और माना कोर को उठाता है एंड कहता है हालांकि ये वेस्टफुल है लेकिन यही सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका भी है। अब सुंगुन उस माना कोर को भी एक्सट्रैक्ट करने लगता है जो कि उसके हाथ में होता है। अब कुछ टाइम तक सुंगुन अपने माना कोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है जिसके बाद उसके स्टैट्स में उसका माना इंक्रीज हो जाता है। सुंगुन अपने स्टेटस को देखकर कहता है फाइनली मेरा माना 15 हो चुका है। अब सुंगुन अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करता है। सुंगुन कुछ बड़ी बड़ी शीट्स को लेता है एंड उनके ऊपर अपने माना कोर्स को रख देता है
अब सुंगुन अपने हाथ में एक चीज को लेता है एंड उस चीज को लेने के बाद सुंगुन कहता है चलो अब शुरू करते हैं। सुंगुन उस चीज की मदद से माना कोर के शेप को चेंज करने वाला होता है, इसलिए पहले वो उस कटर जैसे दिखने वाली चीज को अपनी मैजिक की मदद से शार्पन और इनहेंस करता है। सुंगुन ये सब अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कर पा रहा होता है। सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस तीखी चीज को शार्पन एंड इनहेंस कर देता है, जिसके बाद उसे शार्पन एंड इनहेंस स्किल मिल जाती है। अब सुंगुन उन माना कोड्स के ऊपर काम करना शुरू करता है। सुंगुन को ये काम काफी ज्यादा ध्यान से करना होता है। जिस कटर की मदद से सुंगुन ये काम कर रहा होता है वो काफी ज्यादा तीखा बन चुका होता है, और अगर ये तीखी चीज सुंगुन की उंगली पे भी टच करती तो सुंगुन की उंगली भी कट सकती थी। अब सुंगुन रात होने तक काफी ज्यादा मेहनत करता है एंड फाइनली वो उन कोर के शेप को चेंज कर देता है। इस काम को करने की वजह से सुंगुन काफी ज्यादा थक जाता है एंड वो कहता है इस तरह का डिटेल्ड वर्क जो है वो मेरे लिए नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा थका देने वाला है। अब सुंगुन घड़ी की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। अभी भी सुंगुन का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ होता। सुंगुन अब खड़ा उठता है एंड कहता है चलो इस काम को फिनिश किया जाए। सुंगुन के लिए कल एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था, क्योंकि कल सुंगुन अपने आप को अवेकन लोगों की लिस्ट में रजिस्टर करने वाला था। अब सुंगुन पूरी रात भर मेहनत करता है एंड वो फाइनली उन सभी कोर को मिला के उनके शेप को एक क्यूबॉइड बना देता है। वो क्यूबॉइड काफी ज्यादा चमक रहा होता है। सुंगुन उसे देखकर कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब कुछ और देर की डिटेलिंग के बाद सुंगुन उस कोर के शेप को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। सुंगुन की ये मेहनत कामयाब रहती है। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड को नीचे रखता है एंड कहता है चलो अब नेक्स्ट स्टेज में चला जाए। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड पर अपनी मैजिक की मदद से माना एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये करने के बाद सुंगुन को माना एनर्जी स्किल भी मिल जाती है। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड पर अपनी मैजिक की मदद से एम्पलीफिकेशन स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसके सिस्टम में उसे एम्पलीफिकेशन स्किल और क्राफ्टिंग मैजिकल आइटम स्किल भी मिल जाती है। फाइनली सुंगुन उस कोर को माना क्यूब बना देता है। सुंगुन कहता है मैजिशियन के लिए माना क्यूब सबसे ज्यादा बेसिक और एफिशिएंट वेपन होता है। अब सुंगुन सो जाता है एंड नेक्स्ट डे वो अपनी अवेकनिंग को रजिस्टर कराने के लिए अवेकनिंग रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाता है। अब क्योंकि सुंगुन ने पहले भी ट्रांसपोर्टर का काम किया हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर पूछता है क्या फील्ड में उन लोगों के एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टर का काम कर रही हैं। उसके सामने काउंटर पे बैठी हुई लड़की उससे कहती है हाँ, ट्रांसपोर्टर भी एक फील्ड जॉब है। अब वो लड़की सुंगुन को बताती है सपोर्टर क्लास अवेकनिंग्स जो है उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो लड़की सुंगुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है एंड उसे बताती है कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। वो लड़की अब सुंगुन को रजिस्ट्रेशन आईडी देती है, जिसके बाद सुंगुन उसे शुक्रिया कहता है एंड उस बिल्डिंग से निकल जाता है। सुंगुन बाहर आते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी को देखता है एंड कहता है तो ऑफिशियली अब मैं भी अवेकन लोगों की लिस्ट में हूँ। अब सुंगुन अपने पास में एक शॉप को देखता है एंड उस शॉप को देखने के बाद वो कहता है लेकिन अगर मेरे पास मॉन्स्टर पार्ट से क्राफ्टेड इक्विपमेंट नहीं हुए तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं भी अवेकन्ड हूँ। अब सुंगुन सबसे ज्यादा सस्ती इक्विपमेंट खरीदने के बारे में सोचता है। अगर सुंगुन ये नहीं करता तो कोई भी उसे पार्टी में नहीं लेता, इसलिए उसके लिए ये करना काफी ज्यादा जरूरी था। हालांकि सुंगुन के पास एक माना क्यूब होता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी है और इसीलिए सुंगुन को इक्विपमेंट की जरूरत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि अब कोई भी पार्टी किसी भी मेंबर को बिना किसी इक्विपमेंट के अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं करने देते हैं, इसीलिए इक्विपमेंट का होना जरूरी होता है। अब सुंगुन हंटर्स मॉल जाता है। सुंगुन उस मॉल में जाकर कहता है ये सोचना कि वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं यहाँ से इक्विपमेंट खरीदूंगा। मैं सबसे ज्यादा चीपेस्ट इक्विपमेंट को खरीदने वाला हूँ, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है। अब सुंगुन मॉल के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक सेल्समैन दिखती है जिसके पीछे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रखे होते हैं। सुंगुन उन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो लड़की सुंगुन के एक्सप्रेशन को देखकर उसे कहती है कि उनके पास सस्ते इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं, इसीलिए वो अपने बजट के हिसाब से भी यहाँ से चीजें ले सकता है। उस लड़की के ये सब कहने के बावजूद भी सुंगुन कहता है ये जगह काफी ज्यादा भारी दिखती है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। सुंगुन को इतना गुमसुम देखकर वो लड़की उससे पूछती है सर। सुंगुन उसे कहता है कि वो ठीक है। अब सुंगुन उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे सपोर्टर के लिए इक्विपमेंट दिखा सकती हो। अब वो लड़की सुंगुन को अपने साथ ले जाने लगती है। सुंगुन उसे कहता है कि मुझे कुछ चीप खरीदना है। अब वो लड़की सुंगुन को एक लाइट वेट सेट दिखाती है। ये लाइट वेट सेट एक आर्मर होता है। हालांकि एक सपोर्टर फाइट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आर्मर अपने प्राइस पर काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सुंगुन को पहली नजर में ही वो पसंद आ जाता है एंड कहता है ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब सुंगुन इस आर्मर को पास से देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है इस आर्मर को मैजिक से इंचांट किया गया है, लेकिन वो मैजिक जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। और वो सेल्स वुमेन सुंगुन को बताती है कि उनके ब्रांड के इक्विपमेंट जो है वो माना रिकवरी से इंचांटेड है।
इसलिए काफी ज्यादा सपोर्टर्स उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। सुंगुन उस लड़की की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है ये इनकंसिस्टेंट और अननेचुरल है। अब सुंगुन अपने आसपास और ज्यादा इक्विपमेंट को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है यहाँ पर ज्यादातर इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें सेम मैजिक लेवल से इंचेंट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने करंट लेवल पर अपने इक्विपमेंट को इंचेंट कर पाऊंगा। अब सुंगुन सोचने लगता है कि ये आकाशा सिस्टम का इफेक्ट है। सुंगुन को इतना सोचता देखकर वो लड़की सुंगुन का नाम लेती है। अब सुंगुन उस लड़की से अपने प्राइस रेंज जो कि 7 मिलियन वॉन होती है उनके हिसाब से इक्विपमेंट को रिकमेंड करने के लिए कहता है। वो लड़की सुंगुन से पूछती है क्या आप पहली बार हंटिंग कर रहे हैं? सुंगुन कहता है हाँ। ये सुनकर वो लड़की सुंगुन को कहती है कि हंट पर जितने भी बेसिक जरूरतें होती हैं वो उन इक्विपमेंट को सुंगुन को रेकमेंड करेगी। ये कहकर मानो उस लड़की के वुमेन इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो लड़की सुंगुन को काफी ज्यादा चीजें रिकमेंड करती है। सुंगुन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन अब क्योंकि वो लड़की थी तो वो जैसे तैसे करके सुंगुन को इतनी सारी चीजों का मना लेती है। सुंगुन अब उन चीजों को खरीदता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सुंगुन को रियलाइज होता है कि बात तो 7 मिलियन वॉन की हुई थी, लेकिन उसने 7 मिलियन वॉन से थोड़ा ज्यादा का बाय किया है। सुंगुन के आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने मन के अंदर कहते हैं ये सेल्स वुमेन तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसने मुझे बजट के ऊपर से सामान को बेचा है और इस चीज को मैं नोटिस भी नहीं कर पाया, लेकिन चलो अच्छा है, अब मेरे पास सारी जरूरतों का सामान है। अब सुंगुन उन इक्विपमेंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सुंगुन अपने लिए पार्टी ढूंढने के लिए जाता है। उसे एक पार्टी मिलती है। उस पार्टी के लीडर का नाम पार्क इनशो होता है। पार्क सुंगुन से मिलकर उसे वेलकम ग्रीट करता है एंड उसे बताता है कि वो पार्टी का लीडर है। सुंगुन पार्क को देखकर समझ जाता है कि वो एक टैंक है और एक टैंक का काम होता है अपने एलाइज को बचाना और उन्हें एनिमीज से डिफेंड करना। ज्यादातर पार्टी का लीडर एक टैंक होता है और ये चीज एक अच्छे रीजन के लिए ही होती है। सुंगुन पार्क से मिलकर हैंडशेक करता है एंड उसे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब पार्क सुंगुन को उसके दूसरे टीममेट से मिलवाता है। उसकी दूसरी टीममेट एक लड़की होती है जो कि उनकी टीम की हीलर भी होती है। पार्क सुंगुन को हीलर से इंट्रोड्यूस करवाता है। सुंगुन हीलर की तरफ देखता है। हीलर सुंगुन को कहती है अगर तुम्हें कुछ काम ना हो तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ देना। सुंगुन इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है तो लोग इन्हें ही नोबल क्लास हीलर कहते हैं। इस जैसी छोटी हंटिंग पार्टी में एक नोबल क्लास हीलर को रिक्रूट करना, इसका मतलब ये है कि पार्टी का लीडर काफी ज्यादा कैपेबल है। सुंगुन के अब दूसरे टीममेट्स अब हंटिंग की बात करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि सपोर्टर एंड हीलर के साथ उनके लिए अब हंटिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। सुंगुन अपने दूसरे टीममेट से मिलता है। पार्क सुंगुन को उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उन्हें बताता है कि सुंगुन अभी सिर्फ लेवल 1 सपोर्टर है, लेकिन उसके पास काफी अच्छी स्किल्स हैं। अब वो लोग अपने नेक्स्ट हंटिंग की बात करने लगते हैं। वो लोग अब प्लान बनाते हैं और उनके आज का गोल भी सेट हो जाता है। उनका आज का गोल होता है एक सैलमेंडर मॉन्स्टर को हंट करना। पार्क अपने टीममेट्स को सारी बातें बताता है एंड उनके साथ प्लान को डिस्कस करता है। प्लान को डिस्कस करने के बाद पार्क अपने टीममेट से पूछता है अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं या फिर रिक्वेस्ट हैं तो मुझे बता दो। अब क्योंकि उसके टीममेट्स के कोई क्वेश्चंस या फिर रिक्वेस्ट नहीं होते तो अब वो अपने हंट को शुरू करते हैं। उन लोगों के पास 2 वैन होती हैं। अब पार्क सभी को वैन के अंदर बैठने का ऑर्डर देता है। जिस वैन में सुंगुन बैठा होता है उसी वैन में हीलर भी होती है। अब वो लोग अपने हंटिंग की लोकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं। सुंगुन जाते हुए सोचता है तो ये शुरुआत है। अब सुंगुन हीलर की तरफ देखता है। अब टीम फाइनल डिफेंस लाइन को पास करती है। सुंगुन अभी भी हीलर की तरफ देखता है। हीलर काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। ये देखकर सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है लेकिन हीलर्स का काम तो फ्रंट से सबको सपोर्ट देना होता है, आखिर ये इतनी रिलैक्स्ड क्यों है? आखिर मैं इस चीज को कैसे कहूँ, ये काफी ज्यादा केयर फ्री लगती है। सुंगुन हीलर को देखता है एंड हीलर अभी भी सो रही होती है। अब सुंगुन माना क्यूब को बाहर निकालता है एंड अपने मन के अंदर कहता है सच कहूँ तो मैं इस हंट को माना क्यूब के साथ अकेला भी कर सकता हूँ। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपनी पावर को इनहेंस करता है, जिसके बाद उसके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आने लगती है। सुंगुन खुद से कहता है कि उसे अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा भार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर नहीं हुई है। अपनी पावर को इनहेंस करने की वजह से सुंगुन के पास 2 और नई स्किल्स आ जाती हैं। सुंगुन अपने बफ को बढ़ा ही रहा होता है, तभी हीलर भी इस चीज को नोटिस कर लेती है एंड सुंगुन से कहती है माना जो है वो किसी के साथ मूव हुआ है। ये चीज सुंगुन के दूसरे टीममेट भी नोटिस करते हैं एंड वो उससे पूछते हैं क्या तुम सिर्फ सपोर्टर स्किल्स को यूज कर रहे थे? उन लोगों को पता चलता है कि सुंगुन के पास एक समय पर 4 डिफरेंट बफ हैं। सुंगुन अपने टीममेट्स को बताता है तुम लोगों ने सही कहा 4 बार। अब क्योंकि हम हंटिंग एरिया में हैं तो मैं खुद को तैयार करना चाहता था। सुंगुन की बात सुनकर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं एंड वो उससे कहते हैं तुम रेगुलर लेवल 1 के सपोर्टर से काफी ज्यादा अमेजिंग हो। एक समय पर अपने अंदर 4 बफ लाना
सुंगुन की इस एबिलिटी से उसके टीममेट्स को थोड़ी जेलसी होती है एंड वो इस चीज को सुंगुन को भी बताते हैं कि इस एबिलिटी के साथ सुंगुन को कोई भी गिल्ड एक्सेप्ट कर लेगा। सुंगुन का दूसरा टीममेट भी कहता है कि काश उसके पास सपोर्टर की स्किल होती या फिर नहीं, हीलर की स्किल ज्यादा बढ़िया होती। हीलर भी सुंगुन को इम्प्रेसिव कहती है। सुंगुन अपने टीममेट की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डैमेज डीलर्स होते हैं उन्हें उतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता और जो सपोर्टर्स होते हैं उन्हें डैमेज डीलर से ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सुंगुन के दूसरे टीममेट डैमेज डीलर्स होते हैं। सुंगुन बात करता है कि हालांकि सपोर्टर्स जो होते हैं वो हीलर्स की तरह इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन हंट पर अगर सपोर्टर्स साथ दे रहे हो तो पार्टी को काफी ज्यादा आसानी होती है। अब सुंगुन अपने दूसरे टीममेट से कहता है मैं तुम लोगों को भी अभी बफ करता हूँ। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने टीममेट के भी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, डेक्सटेरिटी, इंड्योरेंस, स्टेमिना और माना इन सभी को इंक्रीज कर देता है। सुंगुन के ये करने के बाद ही उसके टीममेट्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील होने लगता है। अब वो लोग अपने स्टैट्स को देखते हैं। बफ की वजह से उनके स्टैट्स पहले से ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा शॉक करती है। हीलर भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है ये तो नामुमकिन है, जो बफ तुमने हमें दिया वो तो लेवल 1 के सपोर्टर का होना चाहिए था, लेकिन ये लेवल 1 सपोर्टर का बफ नहीं लगता है। सुंगुन अपने टीममेट्स की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है उनका स्टैट्स जरूर 20% से इंक्रीज हुआ होगा। अब वो लोग अपने हंटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर पार्क एक मैप को देखता है। वो मैप रेडार होता है जो कि उनके टारगेट को पॉइंट करता है। अब सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरकर सुंगुन खुद से कहता है यह अवेकनिंग के बाद मेरी पहली हंट होने वाली है। अब उनका लीडर उन सभी को बताता है 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और वही हमारा टारगेट है। जैसा कि मैंने तुम्हें प्लान में बताया था, हम सेंट को बेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उस सिलेंडर को बाहर बुलाएंगे और तब उससे फाइट करेंगे। हालांकि जो हीलर और सपोर्टर हैं वो बैटल के पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज का ध्यान रखना कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। मुसीबत के समय पर मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम लोगों को कवर करूंगा। और अगर बात आती है डैमेज डीलर की तो तुम लोग भी अपने अटैक को तैयार करो, तब तक मैं उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाता हूँ। डैमेज डीलर्स अपने लीडर से कहते हैं इस चीज को आप हम पर छोड़ दीजिए। जो बफ्स हमें सुंगुन ने दिए हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आज हम नॉर्मल से 20% और ज्यादा डैमेज देंगे। अब तभी हीलर पार्क से कहती है उसका ध्यान अपनी तरफ ज्यादा मत भटका लेना, हम मॉन्स्टर को तुम पर ज्यादा अटैक नहीं करने दे सकते। हीलर की बात सुनकर पार्क उसे कहता है हम लोग साथ में पहली बार हंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने टीम वर्क को जरूर इस्तेमाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। अब पार्क सभी को हंटिंग को शुरू करने के लिए कहता है। अब वो कुछ ही दूर पर एक सेंट को लगा देते हैं। जब तक मॉन्स्टर बाहर नहीं आता तब तक सुंगुन अपने लीडर पार्क को भी बफ दे देता है, जिससे कि उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। पार्क सुंगुन से पूछता है कि क्या वो सच में लेवल 1 का है। सुंगुन उसे कहता है मैं अपनी क्लास के साथ थोड़ा लकी हूँ। पार्क सुंगुन को कांग्रेचुलेशन कहता है और ये भी बोलता है कि काफी अच्छी बात है कि सुंगुन उनके साथ है। सुंगुन पार्क को ये भी बताता है कि वो अपने एनिमीज को डीबफ भी कर सकता है, यानी कि उनके स्टैट्स को गिरा सकता है। जब पार्क दूसरी तरफ देख रहा होता है तो सुंगुन अपने मन के अंदर कहता है हालांकि मैं डीबफ के अलावा अपने एनिमीज को ढूंढ सकता हूँ, उन पे अटैक कर सकता हूँ और उसे टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं एक सॉर्सरर हूँ। कुछ टाइम बाद वो मॉन्स्टर उस सेंट को सूंघकर बाहर आता है, जिसके बाद पार्क सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। सभी लोग उस मॉन्स्टर के बाहर आने का तैयार कर रहे होते हैं, खासकर डैमेज डीलर्स। अब क्योंकि पार्क और डैमेज डीलर्स सैलमेंडर से फाइट करने वाले थे, इसीलिए हीलर और सोंगुन वहाँ से दूर होते हैं। मॉन्स्टर सैलमेंडर के वहाँ पर आते ही सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर उन सभी को देखकर जोर से दहाड़ता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सोंगुन मुस्कुराता है एंड कहते हैं आखिर इस मॉन्स्टर को सैलमेंडर जैसा क्यूट नेम किसने दिया होगा। अब सोंगुन हीलर की तरफ देखता है जो कि थोड़ी कांप रही होती है। सोंगुन हीलर को देखकर अपने मन के अंदर कहता है क्या वो डरी हुई है। अब सोंगुन मुस्कुराते हुए कहता है ये थोड़ा डरावना दिखता है। हीलर कांपते हुए कहती है इसकी स्लाइमी स्किन जो है वो थोड़ी। अब सोंगुन आगे देखता है, आगे वो सैलमेंडर होता है। सोंगुन सोचता है क्या मुझे अपने डिबफ को इस पर कास्ट करना चाहिए। अब सोंगुन सोचता है कि उसे अभी के लिए अपने टीम के स्किल को देखना चाहिए। अब पार्क आगे जाता है एंड सैलमेंडर को एग्रो करने के लिए उस पर अपने टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सैलमेंडर पार्क पर एग्रो हो जाती है एंड उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। टॉन्ट स्किल के इस्तेमाल से मॉन्स्टर के मेंटल स्टेट पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि मॉन्स्टर का फोकस सिर्फ और सिर्फ टैंक पर होता है। सैलमेंडर को अपनी तरफ एग्रो करने के बाद पार्क सैलमेंडर के हमलों को अपनी शील्ड से रोकता है एंड उस पर हमला भी करता है। सैलमेंडर का ध्यान पूरी तरीके से अपनी तरफ करने के बाद पार्क अपने टीममेट्स को
सैलमेंडर पर हमला करने के लिए कहता है। सुंगुन ने देखकर अपने मन के अंदर उनकी तारीफ करता है एंड कहता है ना केवल पार्क जो है वो अपनी स्किल पर डिपेंडेंट है, बल्कि उसे अपनी शील्ड को यूटिलाइज करके एडवांटेज लेना भी आता है। डैमेज डीलर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें हीलर की जरूरत भी ना हो। सुंगुन कुछ देर सोचता है एंड कहता है नहीं, लड़ाई के दौरान तुम्हें नहीं पता कि क्या हो जाए, और हंट पे हीलर का होना एक इंश्योरेंस की तरह होता है। अब सुंगुन सोचने लगता है कि क्या उसे टीम पर रहकर दोनों हीलर और सपोर्टर का काम करना चाहिए। सुंगुन को इतनी गहरी सोच में देखकर हीलर उसे घूरने लगती है। अब सुंगुन सोचता है क्योंकि उसे डैमेज डीलर्स हर जगह मिल जाते हैं तो उसे अनप्रिडिक्टेबल चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मॉन्स्टर का आ जाना या फिर कोई दूसरा एनिमी। सुंगुन अपना मुंह बनाता है एंड कहता है अगर मैं एटलीस्ट 3rd टियर सॉर्सरर होता तो मैं खुद का गोलम क्रिएट कर सकता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा माना नहीं है। अब सुंगुन बात ही कर रहा होता है कि इतने में उनका एक और एनिमी आ जाता है। लकीली सुंगुन उसे आता हुआ देख लेता है एंड खुद को प्रिपेयर करते हुए कहता है शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, एक और मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। सुंगुन झाड़ियों की ओर देखता है, झाड़ियों में एक और सैलमेंडर होता है। ये सैलमेंडर काफी ज्यादा खराब टाइम पर बाहर आता है क्योंकि टीम के फाइटिंग मेंबर्स आगे लड़ रहे होते हैं। अचानक से सैलमेंडर के आने से पार्क कहता है लेकिन मैंने इस सैलमेंडर को माना सेंसर पे नहीं देखा था, आखिर ये कहाँ से आ सकता है। अब सुंगुन दोबारा से अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। पार्क को अब पता चलता है कि जरूर ये सैलमेंडर सेंसर के ब्लाइंड एरिया पर होगा। पार्क सुंगुन का नाम लेता है। वो सैलमेंडर सुंगुन के काफी ज्यादा करीब होता है, लेकिन सही समय पर सुंगुन अपने मैजिक के इस्तेमाल से उस सैलमेंडर को वहीं पर रोक लेता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सुंगुन मुस्कुरा रहा होता है, उसके सामने ही सैलमेंडर होता है। सुंगुन सैलमेंडर पर हाथ फेरता है एंड कहता है मैं इसे यहीं पर होल्ड करके रखूंगा, तब तक हम पहले एक मॉन्स्टर को मार लेते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मुझे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगी है, बहुत ज़्यादा बेकार, पता नहीं इतनी चिड़चिड़ी आवाज़ में क्यों बोल रहा हूँ मैं। मैं बताऊँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, माता नहीं।